ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर चेक नहीं करने देंगे और जो अनयूज बैलेट्स हैं बोला वो नहीं गिनने देंगे। हमारे साथ PMLN ने भी किया है बाइकाट, DSP ने भी किया है, MK पाकिस्तान ने भी बाइकाट किया है। बिल्कुल हम बाइकाट कर दिए जब हमने देखा कि ये खुल्लम खुल्ला तादाद रीपोलिंग होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वो क्या है कि रहा गर्दशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, ये सूरत हाल NA 249 पर सादिक आ रही है। 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ा रहे, थ्रू आउट रहे और केसेस भी चलते रहे। फिर अभी बाई इलेक्शन हुआ 29 अप्रैल को, पोलिंग भी उस दिन मुतनाज़ा बनी रात को जब काउंटिंग हो रही थी। फिर फैसला हुआ रिकाउंटिंग करने का, आज रिकाउंटिंग शुरू हुई तो आज फिर तनाज़े का शिकार हो गई। पीपल्स पार्टी कह रही है, बल्कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं कि एक साबिक वजीर आज़म, जिनका नाम मैं बता देता हूं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब है। कायरा साहब कहते हैं कि साबिक वजीर आज़म कह रहे थे कि रात के 11:30 बजे तक चूंकि NA 249 का रिजल्ट नहीं आया तो इसलिए वहां धांधली हुई है, लेकिन PP 84 का रिजल्ट तो रात को 2 बजे तक भी नहीं आया, वो तो है भी सूबाई असेंबली कल का, तो वो इलेक्शन नून लीग को कैसे काबिल कबूल हो गए। हुकूमत इन तमाम अमूर को हल करने के लिए, इन तनाज़ात के हल के लिए हुकूमत का फार्मूला ये है, PTI का फार्मूला ये है कि इस्लाहात लाई जाएं और फौरी तौर पर लाई जाएं, और उन्होंने 2 ऑर्डिनेंसेस भी जारी कर दिए। हम इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की बातचीत हो रही है, हम उस पे भी बात करेंगे। और आज हमारे रूबरू भी साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। खासा मटेरियल मेरे पास भी इकट्ठा हो चुका था आपके साथ टेकअप करने का। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो बात कर रहे थे, हमने आपको सुनाई भी सही, वही एग्जैक्टली बात PTI के अमजद आफरीदी ने की। तो पीपल्स पार्टी तो मुबारक दे रही है कि आज नून लीग और PTI एक पेज पे आ गए। जब इलेक्शन चोरी करेंगे तो सारे एक पेज पे आ जाएंगे। जो इलेक्शन चोरी करेगा वो चोर है। बात ये है, रिकाउंट हो रहा है। पहला जो बैग आया उसमें सील नहीं थी आज, यानी जो रिकाउंटिंग के लिए जो दोबारा गिनती का बैग आया, सील नहीं, उसमें सील नहीं थी। ठीक है, पूछा गया सील किधर, कहते जी गिर गई है। तो बात तो यही खत्म हो गई सारी। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट है, पीपल्स पार्टी का फॉल्ट, जिसका भी फॉल्ट। पीपल्स पार्टी तो खुद इसमें घुस रही है ना, पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। आपने कह दिया ना कि चोर हैं, तो फिर ऐसी एक पेज पे तो आएंगे ये पीपल्स पार्टी चोर है। कौन चोर? भाई वो तो खुद इसमें घुसना चाहते हैं ना। मामला तो इलेक्शन कमीशन के पास है। अच्छा, वोट उनके पास आए हैं। पीपल्स पार्टी इसलिए इसमें आती है कि उनकी सूबाई हुकूमत है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग का अमला, ये सब सूबाई मुलाजिम हैं। तो पीपल्स पार्टी, और खासतौर पे मेरे भाई सईद गनी साहब, चूंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के वजीर हैं, तो वो इसके अंदर बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन आज हकीकत यह है कि एक रिकाउंट होना था। जब सील ही नहीं है तो रिकाउंट तो खत्म हो गया, तो अब क्या होगा? अब मुझे भी समझ नहीं आती, ये रिटर्निंग अफसर खुद बता दे। आप फरमा रहे हैं कि रिकाउंट खत्म हो गया, लेकिन रिकाउंट तो सारा दिन चलता रहा, सुना है 4-5 बजे आप रिकाउंट बेशक करते रहे। जिस डब्बे पे सील नहीं है, सील आपके सामने खोली जाती है उम्मीदवारों के। जब सील ही नहीं है तो आपको वहीं पे रिकाउंट रोक देना चाहिए था। और मुझे जो बताया गया है कि अभी तक कोई 40 थैले खुले हैं, 40 ऐसे जी 42, उनमें से ये मैं इसकी तस्दीक मैंने करनी है। मुझे बताया गया, जराये से नहीं, जो लोग वहां मौजूद थे, ये गलती भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 25 के करीब बैग्स पे सीलें नहीं थी, तो वो बैग्स टेम्पर हुए हैं। ये सिलेक्शन की हकीकत है। फिर जो फॉर्म 46 है वो भी इसके अंदर से ही निकलता है। थैले के अंदर जो चीज है, चाहे वो अनयूज्ड बैलेट्स हैं, वो काउंटर फॉइल्स हैं, ये सारे एग्जामिन हो सकते हैं। हम कोई अपनी तहवील में नहीं ले रहे, एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो है, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, उसने बना दिया है। सारी कुछ छुपाया जा रहा है और रिटर्निंग ऑफिसर छुपा रहा है। तो फिर आप कहते क्या है कि क्या किया जाए? मैं ही कहता हूं कि भाई ये तरह बता दें सीलें क्यों नहीं है। बता के क्या करेंगे? उन्होंने कहा गिर गई है, ये बता तो दिया गिर गई है, फिर
गिर गई है तो फिर उसका रिकाउंट नहीं हो सकता, फिर आपको रीपोलिंग पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे कहे ना कि आप फरमा रहे हैं कि रीपोलिंग ही वाइड। मैं अभी तो कह रहा हूं कि रिकाउंट के हकायक तो सामने आने देना, ये डॉक्यूमेंट कर लें कि जनाब ये थैला खुला है, इसके अंदर सील नहीं है, ये गिर गई थी जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, गिर सकती नहीं है ना, आप जाके जरा उसके मामलात को देख लें, वो सील गिर सकती नहीं है। उस सील पे एक स्टैंप होती है, उस सील पे एक मोहर लगी होती है, उस पर नंबर होता है। अच्छा, रिकाउंट तो आज की बात हुई ना, सील नहीं थी। आप तो पहली रात ही आप कह रहे थे कि चूंकि 11:30 बजे तक ये रिजल्ट नहीं आया, वो पीओज नहीं आ सके, तो लिहाजा धांधली हुई है। 84 पीपी के बारे में, खुशाब के बारे में, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सूबाई असेंबली है, वो तो रात को 2 बजे तक नहीं आया था। जी, मैं सब बता देता हूँ, ये हकीकत भी बता देता हूँ। 2 बजे मैं गया हूँ कराची में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में। ठीक है, 249 में। अभी तक उनके पास जो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड आता है वो भी नहीं आया था। जो फिजिकल रिकॉर्ड है फॉर्म 45 और वोट्स, वो भी नहीं पहुंचे थे। वहां पे 73,000 वोट पोल हुआ था और शहरी हल्का है। कोई पोलिंग स्टेशन भी आधे घंटे की मुसाफत से ज्यादा नहीं था रिटर्निंग अफसर के। सुबह 3:30 बजे जाके गैर सरकारी नताइज आए। जो कल का खुशाब का इलेक्शन हुआ है, इसमें 1,52,000 वोट पड़े हैं, यानी उससे दुगने पड़े हैं। प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे। जी, सीट जो भी हो, इलेक्शन हो रहा है ना, ठीक है, उसमें पड़े थे कौमी असेंबली के 73,000। वहां 276 पोलिंग स्टेशन थे, यहाँ 229 पोलिंग स्टेशन पे 1,52,000 वोट पड़े, यानी फी पोलिंग स्टेशन अगर देखें तो दुगने से ज्यादा वोट पड़े। तो आप कह रहे हैं कि इसलिए लेट आया रहता? लेट नहीं आया, 12 बजे अनाउंस हो गया, 12:15 बजे रिजल्ट अनाउंस हो गया। अच्छा, इसी NA 249 और 300 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका है। इसी वो आई नो द कॉन्स्टिट्यूशन, नूरपुर थल का इलाका है, रेगिस्तान मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर वहां के 1.5 लाख वोट काउंट होके और रिजल्ट 12:15 बजे अनाउंस हो जाता है, तो कराची में जहां आधे वोट पड़े हैं वहां पे आप 3:30 बजे तक भी अनाउंस नहीं कर पाते। ये भी इधर भी कराची, अगर किसी को शिकायत है तो उसके पास रास्ता रिकाउंट का मौजूद है। तो कराची में भी वो सईद गनी साहब भी कह रहे थे, जिनको आप बार बार याद कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि 11:30 बजे रिजल्ट आ रहे थे, कंसोलिडेशन करके जिम्मेदाराना तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बताना चाह रहे थे, इसलिए 11:30 बजे उन्होंने नहीं बताया कि फिर कंट्रोवर्सी न हो जाए, जो कि अल्टीमेटली हो गई। मैं अगर वहां खुद ना मौजूद होता तो मैं कुछ बात ना करता, मैं खुद मौजूद था और मैं वहां तकरीबन 1:30-2 बजे गया हूं और पूछा उनसे, उन्होंने कहा ये भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैंने पूछा आपको व्हाट्सएप मिल गए हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके एक आदमी ने कहा कि अभी तक 34 व्हाट्सएप हमारे पास नहीं आए और व्हाट्सएप जो थे वो 8 बजे के करीब आने चाहिए थे। ये उसकी हकीकत है। अच्छा, वैसे इस हल्के में अब्बास साहब, इस हल्के में वैसे आपकी पार्टी भी कन्फ्यूजन का शिकार रही है। सुन लें, मसलन आपने कहा धांधली हुई है, रिकाउंटिंग की जाए। मियां शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं, वो कहते हैं चूंकि मार्जिन थोड़ा है जीत का, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो अपना रिकाउंटिंग हो जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि बैग जो है वो फौज के हवाले किए जाएं। मुख्तलिफ स्टैंड क्यों हैं फिर आपकी पार्टी के? नहीं, मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ बात हुई है। जो हमने तो मुख्तलिफ हो गई ना जी। नहीं, मुख्तलिफ नहीं हुई। मुख्तलिफ चीज के बारे में मुख्तलिफ बात होती है ना, उसको जरा आप सीक्वेंस में देख लें। बात यह है कि इलेक्शन के अंदर मुश्किलात हैं, इलेक्शन ये नहीं होनी चाहिए थी। जो पहली बात हमने की, हमने कहा जनाब ये 2:30 बजे गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे, कुछ दाल में काला है। हमने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। जो चोर थे वो खुद बोल पड़े, जो भी वो थे। उसके बाद जो शहबाज साहब ने, मेरी बात सुन लें, अगर मेरी बात अगर सुन लें, आपने 3 बातें की हैं जी। शहबाज साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कानून का जिक्र किया, ठीक है। जब गैर सरकारी नताइज का ऐलान हो गया तो उन्होंने ये कहा कि 95(5) जो मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि अगर मार्जिन 5% से कम हो कास्ट वोट्स का तो उस पर रिकाउंट कैंडिडेट के कहने पे हो जाता है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी मोहताज जबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा जी कि मैं अभी तक किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, मैं तो रिकाउंट की दरख्वास्त कर रहा हूं। उसके बाद जब वो रिकाउंट की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में
दायर किया खत के जी रिकाउंट की इजाजत दी जाए। ये 95(6) के तहत कानून का हिस्सा है कि इलेक्शन कमीशन को आप दरख्वास्त दें। तो उसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिखा कि चूंकि सूबाई हुकूमत का यहाँ उम्मीदवार है, रिटर्निंग अफसर का जो रवैया है वो मशकूक है, पुलिस जो है सूबाई हुकूमत के ताबे है, इसलिए आप ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें, ये वोटिंग का जो रिकॉर्ड है, और वो उसको महफूज करे और उस इलाके की हिफाजत जो है वो रेंजर या पाकिस्तान आर्मी करे। इसमें जो उन्होंने गलती की मिर्जा इस्माइल साहब ने, वो पाकिस्तान आर्मी लिख दिया, क्योंकि वो इसकी दरख्वास्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ सूबाई हुकूमत बुला सकती है। 245 के तहत उनका मतलब ये था कि जो वो प्रेमिसेस हैं जहां पर ये रिकॉर्ड होगा, यानी उस कमरे से बाहर उनकी पोजीशन में रिकॉर्ड नहीं होगा, वहां की सेफ्टी बजाय पुलिस के रेंजर्स करे। कराची में रेंजर्स डिप्लॉयड है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद भी, जो अभी भी रिकाउंट हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ने भी रेंजर से ही वहां पर सिक्योरिटी करवाई है। सिक्योरिटी तो दे रहे हैं। मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। बार बार रिकाउंटिंग की बात हो रही है और अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जिनको कमजोरी थी या जो खुद किसी ऑफेंस में थे उनको वही घुस रहे हैं जबरदस्ती। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन मखदूम फैसल सालेहयात NA 114 में उनके वोटों की तादाद का जो फर्क था वो 589 था, लेकिन आज तक उनको रिकाउंटिंग उस हल्के की नहीं हो सकी। तासर ये उभरता है कि नून लीग जब होती है, नून लीग का मसला होता है, तो इनको तो फौरन रिकाउंटिंग का रिलीफ भी मिल जाता है। PDM के मामलात भी हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता हुआ। अब्बासी साहब बड़ा हाईली क्रिटिकल टू पीपल्स पार्टी हैं, लेकिन PDM के हवाले से भी बातें हो रही हैं आजकल रिवाइव होने की। जरा बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, ये भी तासर है ना कि जब आपको रिकाउंटिंग चाहिए होती है फौरन मिल जाती है। फैसल सालेहयात 2.5-3 साल होने को हैं, अभी तक NA 144 वो तो मिनिस्टर भी बने रहे उनके अपोनेंट्स। फिर जब नून लीग होती है वो कोई जमनी इलेक्शन हार्डली हारती है, PTI की हुकूमत है, कोई जमनी इलेक्शन हार्डली हो जीती है। ये क्या मसला है? ये सब डील का नतीजा है। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ, आप मुझे ये ताना नहीं मुझे आप बात करने दें। हाँ, ये अवाम से हमारी अच्छा, डील है। मुझे तो ताना ये हमारी अवाम की डील है। हम अवाम की बात करते हैं। मेरी किसी बात से ये तासर नहीं कि आपने डील की है। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है PTI को। अब हकीकत ये है कि जिस 249 का जो हल्का है, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब 700 वोटों से हारे। एग्जैक्टली 34,000 कुछ इनके थे, 35,000 वहां भी रिकाउंट नहीं हुआ था। मेरे मरी के हल्के में भी रिकाउंट नहीं हुआ था। बहुत से हल्कों में रिकाउंट की इजाजत नहीं दी गई थी। यही जो प्रैक्टिस है, यही शकूक व शुबहात पैदा करती है। अब आप इस हल्के को देख लें कि इलेक्शन कितने बजे रिजल्ट आना चाहिए था और आया कितने बजे है। जरा ऑब्जेक्टिवली इन मामलात को देखें ना। और फिर आपकी अवाम से क्या डील है? अवाम से ये डील है कि हम उनके हकूक की बात करेंगे, हम इस मुल्क के मसाइल के हल का रास्ता देंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं करेंगे, हम इक़्तिदार की जंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ अवाम की तकलीफ की बात करेंगे, इस मुल्क के मसाइल की बात करेंगे, जिसका वाहिद हल है मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना। ये 249 का मसला हो, किसी और फैसल सालेहयात साहब का मसला हो, अगर हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा ये मसाइल नहीं आएंगे। ये सीधी सी बात है। अब इसमें एक और सवाल पैदा होता है, जो सेम पेज वाली मैंने पहले भी बात की, ज़ाहिर है आपके मुखालिफिन कहते हैं या PDM की कंपोनेंट पार्टियां कहती हैं, सेम पेज पे तो उस दिन आ गए थे ना जब नून लीग और PTI ने मुश्तरका सेनेटर पास करवाए थे, मुश्तरका तौर पर सेनेटर भेजे थे। वो फैसला किस वजह से? कौन से सेनेटर? ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ। मेरे भाई, ये कोई बात है करने वाली? पंजाब में जी लेडी सीट्स भी बगैर इलेक्शन के हो गई। ठीक है। टेक्नोक्रेट्स भी हो गए। ठीक है। जो जनरल सीट्स थी हमारे 3 बंदे बनते थे। ठीक है। PTI के उम्मीदवार भी खड़े थे, काफ लीग के भी थे, हमारा भी उम्मीदवार था, हमारे पास 22 फालतू वोट भी थे। ठीक है। बनने के लिए 50 के करीब चाहिए थे। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी था। हमारे 2 उम्मीदवार बदल गए।
मुशाहिदुल्लाह साहब वफात पा गए, परवेज रशीद साहब के कागज रिजेक्ट हो गए। जब ये मामला हुआ, हमने अपना चौथा कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें खदशा ये था कि हमारे वोट बाहर ना चले जाएं, ये नए उम्मीदवार। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। ये इतना जबरदस्त नुक्ता आपने बताया, और आप फरमाना चाह रहे हैं कि आपको डर था कि कहीं एमपीए आपके टूट ना जाएं, यही कह रहे हैं ना? ये डर हमेशा होता है, हमारे साथ हुआ है। अच्छा, ठीक है। 2015 में यही हुआ था कि हमने चौथा उम्मीदवार खड़ा किया, वो चौथा जीत गया और हमारे ओरिजिनल उम्मीदवार में से एक हार गया। हमें यही खदशा था, हमने अपना चौथा उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया। जब हमने विड्रॉ किया तो पीपल्स पार्टी ने भी विड्रॉ कर लिया। उसके बाद पीटीआई पे प्रेशर डाला काफ लीग ने कि जनाब आपने हमसे सीट का वादा किया हुआ है, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। तो हमें जो हमारी मेरी बात सुन ली आराम से, जो 3 सीटें थी, फिर अपना नुक्ता भूल जाऊंगा, 3 ही मिली ना। अगर मैंने चौथी सीट ले ली होती तो मैं कसूरवार होता। मैं उस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। आप फरमा रहे हैं कि डर होता है, और डर था कि एमपीए टूट ना जाए। ये स्ट्रेटजी होती है, ये स्ट्रेटजी होती है। मैंने अपने 20 जो फालतू थे ना वोट्स, हाँ, मैंने अपने 3 उम्मीदवारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, आपको एमपीए टूटने का डर था, आपने मुश्तरका उम्मीदवार अपने भी कामयाब करा लिए पीटीआई के, लेकिन पीडीएम में बैठ के मेरे भाई फिर मैं गुजारिश कर दूं, मैंने अपने उम्मीदवार कामयाब कराने से मेरा ये काम था। हाँ, मेरे साथ ये हो चुका था 2000। ठीक है, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैं अब इस आर्ग्यूमेंट को मैं पीडीएम के अंदर लाना चाह रहा हूं कि आप अपने एमपीएस के टूटने के डर से अपने उम्मीदवार कामयाब करवा लें, और इस वजह से पीटीआई के भी हो गए, लेकिन आप पीपल्स पार्टी से नहीं हुए। मैं फिर माजरत से कहूंगा, पीटीआई काफ लीग का उम्मीदवार बन गया। ठीक है, चलिए, वही उनका इत्तेहादी है ना, आपके तो इत्तेहादी है ना, तो अगर का हिस्सा है। अगर हम तारिक बशीर चीमा साहब काबीना में बैठे हैं ना, परवेज इलाही साहब उधर स्पीकर है ना। मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमने अपने आप को कोई फायदा नहीं दिया। हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरे उम्मीदवार जो हैं वो आगे पीछे की हार ना जाए, एमपीए बचा लिए। पीपल्स पार्टी से आप तवक्को रखते हैं कि वो रिजाइन करे और अपनी हुकूमत कुर्बान करे? नहीं कहा, किसने कहा? इस्तीफों पे मसला नहीं बना। इस्तीफे कोई मसला नहीं। पीडीएम में क्या मसला? पीडीएम में मसला है, पीडीएम के इत्तेहाद को तोड़ा गया, एक फैसला हुआ सेनेट में, शायद आप भूल जाते हैं। नहीं, मुझे याद है। जो मेरी बात सुन लेना, मैं अगर हकीकत आपको लीडर ऑफ दी अपोजिशन की आप बयान करें फिर मैं कर दूं। नहीं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन की आप बात कर, उससे पहले जो इजलास था उसमें इस्तीफों पे तो मौलाना साहब नाराज होकर चले गए। कोई नाराजगी नहीं थी। ये 9 जमातों ने कहा, पीडीएम में 10 जमातें थीं, 9 जमातों ने कहा कि हम ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च जो हमारा 28 तारीख को है उसके साथ इस्तीफा भी दे दिया जाए, वो मौसर होगा। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें सीईसी ने इजाजत नहीं दी इस बात की। हमने कहा ठीक है, हम लॉन्ग मार्च मौखर करते हैं, आप सीईसी से इजाजत ले लें। वो बात वहां पर खत्म हो गई। उन्होंने वापस सीईसी के पास जाना था। उसके बाद आ गया मसला सेनेट के अंदर इलेक्शंस का। सेनेट के अंदर चेयरमैन दिया गया पीपल्स पार्टी को, डिप्टी चेयरमैन दिया गया जेयूआई को, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिया गया पीएमएलएन को। उसमें पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलकर उनके बाप के सेनेटर लेकर, जिन्होंने चेयरमैन पर उनके खिलाफ वोट दिया था, जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे थे, उनके साथ मिलकर अपने आदमी शो कर हुकूमत के लोगों को अपोजिशन का मेंबर बनाकर लीडर ऑफ की कुर्सी हासिल कर ली। तो हमने कहा आपको कुर्सी मुबारक हो, लेकिन जरा ये वजाहत कर दें कि जो पीडीएम का फैसला था, जो आपने जुबान दी थी, जो आपके साथ मिलकर एक इत्तेफाक से फैसला हुआ, जिस पर दुआए खैर भी हुई, आपने उस एतमाद को क्यों तोड़ा है, इसकी वजाहत दे दें। अब मौलाना साहब ने एक दिन कहा था कि जी वो रजू करें। आज राजा परवेज अशरफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात भी हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये रूठे भी हैं, ये मनाए हुए भी हैं, ये सामने आते भी नहीं हैं, छुपे हुए भी हैं, यानी रजू करने का मकसद ये है कि रूम है, जगह है, तो पीडीएम फिर इकट्ठी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये आप बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं। मैं वाज़ेह कह रहा हूँ, क्योंकि मौलाना साहब ने उनको कहा है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, पीडीएम का एतमाद बहाल करें। वो कैसे होगा? ये उन्होंने कह दिया है।
इत्तेमाद तोड़ने वाला ही इत्तेहाद बहाल करता है। वो जानता है इत्तेहाद कैसे बहाल होता है, इत्तेमाद कैसे बहाल होता है। इत्तेहाद इत्तेमाद की बुनियाद पे चलते हैं। अगर हम एक मामले में इकट्ठे हैं और मुझे आप पे इत्तेमाद ही नहीं है कि आप क्या करेंगे, तो वो उस इत्तेहाद का फायदा कोई नहीं है। तो अब इत्तेमाद उन्होंने बहाल करना है। अब जो आज मुलाकात हुई है, सियासी जमातें एक दूसरे से मिलती हैं, हम हर रोज बिलवाड़ी से मिलते हैं, असेंबली के अंदर भी मिलते हैं, असेंबली से बाहर भी मिलते हैं, लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी और एएनपी एतमाद नहीं बहाल करते पीडीएम का, पीडीएम एक तहरीक है, ये कुर्सी हासिल करने की जगह नहीं है। इसने कुर्सी हासिल करनी है। पीडीएम है किसकी? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अब मैं उस 20 सितंबर की एपीसी का मैं होस्ट था, मैंने पीडीएम बनाई थी, मुझे कौन निकाल सकता है, मैं पीडीएम हूं। पीएमएलएन जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और जाहिर है आप लीडर भी हैं उनके, आप कहते हैं कि वो पीडीएम से चले गए। आप अभी ऐलान फरमा रहे हैं कि जी पीडीएम में वो नहीं है पीपल्स पार्टी, और उन्होंने खुद छोड़ दी है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो पीडीएम है ये किसी की मलकियत नहीं है, वो जागीर नहीं है। पीडीएम एक नजरिया है, एक बयानिया है, एक मकसद है। जो उस मकसद से इनहराफ करेगा उसका वहां रहने का मकसद कोई नहीं है। मैं एक मकसद के लिए काम कर रहा हूं, एक तहरीक चला रहा हूं, एक सिंपल बयानिया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। अगर मेरी बात सुन लीजिए। जी प्लीज। आइन में ये कहां लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के बेंचेस से सेनेटर लेकर अपोजिशन पर बैठाकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। ये पीडीएम के बुनियादी बयानिए से इनहराफ है। इस पर पीपल्स पार्टी जरा अपने रवैये को देख ले कि उनको अगर कुर्सी चाहिए तो उनको मिल गई है, उनको मुबारक हो। अगर उन्हें पीडीएम के अंदर शामिल रहना है तो पीडीएम की जमातों का इत्तेहाद बहाल करना होगा, एतबार बहाल करना होगा उनका। यहाँ रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान भी हैं, फॉरेन पॉलिसी के चंद अहम इश्यूज आए हुए हैं। इनकी पार्टी का एक मौकफ रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी चलाते रहें, बेशक वो इंडिया की तरफ हो, वो अफगानिस्तान की तरफ हो, वो सऊदी अरब की तरफ हो, वो अमरीका की तरफ हो। ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, ये वजीर आजम ने तकरीर की बाकायदा पाकिस्तान के सफीरों को सुनाई खरी खरी। हालांकि मसला नादरा का होता है, मसला पासपोर्ट का होता है, मसला शनाख्ती कार्ड का होता है, मसला कम्युनिटी वेलफेयर का, वो कम्युनिटी वेलफेयर अताशीद होते हैं। तो अब तो ये लोग सोच रहे हैं कि कहीं जो है वो टाइगर फोर्स ही सफारत खानों में बिठाकर जो हमारे सफारत खाने टाइगर फोर्स से चलाए जाएं। देखिए, जब आपको हुकूमत ना चलानी आती हो, हुकूमत के फंक्शंस उनको पता ना हो, तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। हर शख्स की इज्जत होती है। अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, आप दूसरे की इज्जत करनी पड़ती है। आप सफारतकारों से खुश नहीं है तो पहले सवाल करें फॉरेन मिनिस्टर से और फॉरेन सेक्रेटरी से, जिनको 3 साल हो गए मामला चलाते हुए, कि भाई मुझे ये शिकायत है, पता करके बताएं कि क्यों ये शिकायत है। जिन काउंसलर फंक्शंस की वो बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक सफारत खाने से नहीं होता। अगर शनाख्ती कार्ड जारी करना है तो वो नादरा करती है। सफारतकार सिर्फ एक सहूलत के तौर पर अपना दफ्तर इस्तेमाल करने देता है कि आप जो आदमी आए दफ्तर इस्तेमाल करे, उसका फॉर्म भर के भेज देते हैं। ये मामलात हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा शॉर्टकट्स में ढूंढते रहते हैं और किस तरह कोई सस्ती शोहरत हासिल कर लें। तो सस्ती शोहरत किसी की इज्जत की बुनियाद पर आप हासिल नहीं कर सकते। हमारी फॉरेन सर्विस जो है, इसका दुनिया में एक मुकाम था। बदकिस्मती से जो लोग लगाए गए हैं, खासतौर पर इस हुकूमत के अंदर, ये सब हुकूमत ने अपनी मर्जी से मेरिट को हटाकर लगाए हैं। अब अगर आप उनके काम से खुश नहीं हैं तो आप जो आपके वजीर हैं, जो आपके सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछना आपको चाहिए। जो सफारतकार होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर हर साल एक तकरीर करता है, उनको अपनी डायरेक्शन देता है कि जनाब ये मेरी डायरेक्शन है, विजन बताता है। आप उनको बताएं, फिर उनसे इम्प्लीमेंटेशन मांगे।
लेकिन पीटीआई ये भी तासर देती है ना, हुकूमत ये भी कहती है कि अवाम के मसाइल अगर कोई हल नहीं करेगा, जैसे सियालकोट में वाकया हुआ, डॉक्टर फिरदौस आशिक आमान और सोनिया सदफ साहिबा जो वहां असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कि फल गंदे अगर बिक रहे हैं तो वो तो पॉपुलरिज्म पे अपने फैसले ले रहे हैं ना, कि जो चीज पॉपुलर है अवाम की फलाह के लिए हम वो करेंगे, चाहे अफसरों से टकराना ही क्यों ना पड़ जाए। ये आखिरी हरबा होता है, जब आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएं फिर आप इस किस्म के सस्ती शोहरत की कोशिश करते हैं कि फल अगर खराब बिक रहा है तो उसके लिए इदारे मौजूद हैं, उसका पीछा करें। ये फिरदौस आशिक आमान का काम नहीं है। आप लोग ऐसे लगाएं, लोग भी तो सब सिफारिशी लगाए हुए हैं, आपने लगाए हुए हैं। आज पंजाब में आज हर पोस्टिंग बिकती है, ये हकीकत है। जब आप पैसे लेकर सियालकोट में एसी शिप बिकी होती तो वो एसी शिप की बात नहीं कर रहा। अगर उनको कोई मसला था वहां पर गंदे फ्रूट से तो वो उसकी निशानदेही करती एसी से। तल्ख ज़बान इस्तेमाल करने का, गाली गलौज करने का किसी को हक हासिल नहीं है। ये लोग सरकार के मुलाजिम होते हैं, ये आपके जाती मुलाजिम नहीं होते। फिर वही होगा जो उनके साथ हुआ, जो उस एसी साहिबा ने किया बिल्कुल दुरुस्त किया। किसी को हक हासिल नहीं है। एसी हर फल की दुकान चेक नहीं कर सकता। अगर उसको निशानदेही हुई है उस पर वो कार्रवाई बाद में करता है, ये उसका काम है। खैर एसी साहिबा तो बेचारी चुप करके चली गई खामोशी से, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, हमने एसी साहिबा की उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया। हाँ। और इसमें बेइज्जती किसकी हुई? उस वजीर की ओहदा रखने वाले की जो ये बातें कर रही थी। जब सरकारी अफसर आपको कमर दिखा के चला जाए तो इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होती। अच्छा चलें, बहुत ही सीरियस इशू जो मैं जरूर आपके साथ टेकअप करना चाह रहा हूं, बल्कि पिछले हफ्ते आपने आना था लेकिन आपसे बात ना हो सकी। कश्मीर के हवाले से भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल करने की बातगश्त है। कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं, खाली इसलिए कि शायद टॉक्स शुरू हो चुके हैं, अभी ज़ाहिर है कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो आपकी पार्टी तो खुद कोशिशें करती रही, आप इनकरेज करते हैं ऐसी कोशिशों को? हम 1948 से कोशिश कर रहे हैं, आज की कोशिश नहीं कर रहे कि ये मसला, कश्मीर का मसला हल हो। कश्मीर के मसले पर हमारे मुल्क की, हमारी रियासत की एक स्टेटेड पॉलिसी है, वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1948 के रेजोल्यूशन। उनके अंदर रहकर आप जो राब्ते करें, जिसके साथ मर्जी टेबल पे बैठें, आप हल निकाल कर याद है अभी 4-5 दिन पहले आप एक दिन खड़े थे, आप कह रहे थे कश्मीर बेच दिया इन्होंने। जी आप कह रहे थे। मुझे तो ब्लूमबर्ग से पता लगा ना, ब्लूमबर्ग से ये खबर आई, ये पाकिस्तान में किसी ने खबर नहीं दी, ब्लूमबर्ग से खबर आई कि हुकूमत ने 370 जो उन्होंने रिमूव किया है उसको कबूल कर लिया है। और किसी ने नहीं कहा, ये आप ब्लूमबर्ग की खबर पढ़ लेना, उसकी कोई नफी नहीं की गई। ये ब्लूमबर्ग जो दुनिया का एक बड़ा इदारा है न्यूज रिपोर्टिंग का, उसके अंदर ये कहा गया। तो मैंने ये कहा कि जनाब ये बंद कमरों में कश्मीर के सौदे नहीं हो सकते। कश्मीर के मसले पर जो पेशरफ्त आपने करनी है पार्लियामान में ले आए। नहीं, जब पेशरफ्त होगी तो पार्लियामान में लाएंगे ना। अभी तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, इतलात मिली कि अभी तो खाली राब्ते हो रहे हैं कि हाँ हम तो बैठे तमाम इश्यूज पर हम बात करें। राब्ते पे कोई बात नहीं है, राब्ते होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैंने कहा हमेशा से राब्ते रहे हैं, लेकिन ये कम से कम इतना जरूर हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसके मुझे बहुत शक और शुबा है इस मामले में। क्यों? इसलिए कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने खत लिखा मोदी साहब को, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक मसला है, इसको हल होना चाहिए कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक, एस्पिरेशन ऑफ कश्मीर। हम हमेशा लिखते हैं, हमारी स्टेटेड पॉलिसी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो यही कहती है ना। जी, तो वो लिखना चाहिए था ताकि ये भाम पैदा ना हो। ये बातें लिखनी चाहिए, ये कहना चाहिए। अभी तक हमने सुना नहीं है किसी से। ये एक खदशा है, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमने कुछ इंडिया से बात कर ली है कि हम उनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेंगे और 1948 की रेजोल्यूशन से हट जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने हटना है
तो वो इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। आप बाहर की खबरों को इतना क्रेडिबल समझते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, जिसकी लीगल बुनियाद ही कश्मीर पर वही रेजोल्यूशन है, कश्मीरियों की उमंगें हैं, तो इससे फिर जाएगी क्या? बाहर की बहुत बड़ा इदारा खबर लगा रहे हैं। आप एक बयान, रोज आप ट्वीटें करते हैं, आप बयान देते हैं, आप कह दें हुकूमत के 28 तो उनके मशीर और वजीर हैं जो इतलात के मामले को देखते हैं, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये कह दें ना। आज मैं सुनना चाहता हूं वजीर खारजा से, मुल्क के वजीर आजम से, किसी मुशीर, सफीर, पता नहीं जो भी हैं, कि हम अपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पे कायम हैं, कोई कश्मीर का फैसला उससे हटकर नहीं होगा। जिस दिन सीईसी ने शुगर और कॉटन की इंपोर्ट का फैसला किया और काबीना ने उसको रेटिफाई नहीं किया, तो वजीर आजम ने तो उस दिन कहा था कि हमारी पॉलिसी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला हल हो। 370 को मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था कि 370 और 35A को वापस लिया जाए। किसने कहा था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिसने समरी भेजी थी ईसीसी में, जिसकी समरी रिजेक्ट खुद कर दी। कर दी मैं ये कह रहा हूँ, वो जब वहां बैठे थे ईसीसी में तो भूल गए कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म भी हूँ और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है। भूल जाता है आदमी, वो सब भूल गए। बड़ी जल्दी थी, समरी एक दिन में मूव हुई, एक दिन में पास हुई, और काबीना के अंदर भी उन्होंने कोशिश की कि पास हो जाए। काबीना की कहानी सबको पता है, काबीना में कोई बात छुपी नहीं रहती। तो उन्होंने कहा कि ये मंजूर शुदा है और एक शख्स की ड्यूटी लगाई कि आप जाके इसको पाकिस्तान के अवाम को बेचें, इस मामले को। ये बात है। तो इस पे देखें, मैं किसी पे कोई शक शुबा नहीं करता, लेकिन जब आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, बातें करेंगे, और कश्मीर पे इब्हाम पैदा हो चुका है, मैं कह रहा हूं दुनिया की प्रेस बात कर रही है, हिंदुस्तान की प्रेस बात कर रही है, हमारी प्रेस भी बातें कर रही है, लेकिन हमें ये सुनना चाहिए। हम सुनना चाहते हैं, अगर कोई आपने कुछ करना है पार्लियामान में ले आए, पार्लियामान के अंदर इन कैमरा सेशन कर ले, बताएं पार्लियामान को कि हमारी ये मजबूरियां हैं, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन हटना चाहते हैं, फिर पार्लियामान उनको रास्ता बताएगी। अगर आपकी मजबूरी ऐसी पैदा हो गई है हमारी, देखें जब आपकी मईशत कमजोर होगी तो आपको अपने मौकफ से हटना पड़ जाता है, ये बदनसीबी है। ये सारी बात अपनी मईशत से लिंक्ड होती है। आप कमजोर हो चुके हैं, इसलिए अगर आप हट रहे हैं तो ये सरप्राइज ना दें, अवाम को बेवकूफ ना बनाएं, आकर पार्लियामान में बात कर लें तो आपको मंजूर होगा। मुझे मंजूर नहीं होगा, फिर मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि पाकिस्तान का मौकफ क्या होना चाहिए। फिर हम कश्मीरी अवाम से पूछेंगे। यहां एक तीसरा फरीक भी है, उसका नाम है कश्मीरी अवाम, वो क्या चाहते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे रूबरू थे। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।